डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और यहाँ पर जो ड्रग्स काम करते हैं दोस्तों उन्हें हम कहते हैं थायजाइड्स, दे आर कॉल्ड एज थायजाइड्स। और किस तरह वो काम करेंगे डीसीटी में, इसके लिए पहले हम डीसीटी का फिजियोलॉजी देखेंगे। यहाँ पर भी सपोज ये आपका ल्यूमन है, सपोज ये आपका डीसीटी का ल्यूमन है और ये एक एपिथेलियल सेल है। तो याद करो जरा मैंने क्या कहा था शुरुआत में कि यहाँ पर भी एक पंप होता है और इसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, जो कि सोडियम और क्लोराइड दोनों को एब्जॉर्ब करेगा, पर वाटर ल्यूमन में रह जाता है। अब आपको पता है सोडियम और क्लोराइड दोनों दोनों ये जो आयन है वो इंट्रासेलुलर नहीं है, तो यहाँ पे पोटेशियम का कोई खेल नहीं है थिक एसेंडिंग लिंब की तरह। तो यहाँ पर सोडियम और क्लोराइड दोनों रीअब्जॉर्ब होता है और आपकी बॉडी में चला जाता है। तो तकरीबन 10% जो फिल्टर होता है वो यहाँ पर रीअब्जॉर्ब होता है और आपके बॉडी में चला जाता है, पानी आपके ल्यूमन में रह जाता है। अब इसी को हमें ब्लॉक करना है और इसको ब्लॉक करने के लिए हम यूज़ करते हैं थायजाइड्स। तो जब मैं इसको ब्लॉक करूँगा तो सोडियम और वाटर, और कहने का मतलब है सोडियम क्लोराइड और वाटर बाहर चले जाएंगे, तो यहाँ पे जो लॉस होगा वो तकरीबन 5 से 10% का लॉस होगा, बिकॉज 10% एब्जॉर्ब हो रहा है। मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि इनका जो पोटेंसी है वो मॉडरेट है। मैंने आपसे कहा था लूप डायरेटिक्स बहुत हाईली पोटेंट ड्रग्स हैं, पर ये जो ड्रग्स हैं इनका पोटेंसी मॉडरेट है, मतलब ये उतने ज़्यादा पोटेंट नहीं है, ये कम पोटेंट है एज़ कम्पेयर टू योर लूप डायरेटिक्स। अब आगे यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो आपने समझना है, देखिए क्योंकि यहाँ पे सोडियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, यहाँ पे सोडियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो इसके अंदर किसकी कमी हो जाएगी? सोडियम की कमी हो जाएगी। आपने ब्लॉक कर दिया तो सोडियम जा नहीं रहा, तो सोडियम जब यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होता तो एक पंप एक्टिवेट होता है और उसकी वजह से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। मतलब थायजाइड्स जब भी आप देंगे तो आपके इन सेल्स में कैल्शियम बढ़ जाएगा और वो कहते हैं हम उसको क्या, हाइपर कैल्शियमिया। दूसरी बात, जब आप इन ड्रग्स को देंगे तो लॉस होगा सॉल्यूट का, और बिल्कुल लूप डायूरेटिक्स की तरह जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम हो जाएगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने से क्या होता है, मैंने आपको बताया था, यूरिक एसिड हमारी बॉडी में वापस चला जाता है और वो अपने साथ कुछ पानी को लेकर के जाता है, पर इस ड्यू प्रोसेस में हमारी बॉडी में क्या बढ़ जाता है, यूरिक एसिड। तो थायजाइड्स देंगे तो बॉडी में कैल्शियम बढ़ेगा, बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ेगा। लेकिन अंत में अगर आप याद करो मैंने क्या कहा था, ये जो सोडियम है जब कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचेगा तो ये सोडियम किस किस के एक्सक्रीशन को बढ़ाएगा, किसको, ये पोटेशियम के एक्सक्रीशन को बढ़ाएगा और किसके, प्रोटॉन के एक्सक्रीशन को बढ़ाएगा। सो कुल मिलाकर कहानी ये है थायजाइड्स में कि सोडियम बाहर जा रहा है, क्लोराइड बाहर जा रहा है, वाटर बाहर जा रहा है, पोटेशियम और प्रोटॉन्स बाहर जा रहे हैं, पर बॉडी में क्या रह गया, यूरिक एसिड और कैल्शियम। तो ये जो इफेक्ट्स हैं इसके, बिल्कुल वैसे जैसे पहले हमने किया है, बिल्कुल वैसे ही इन इफेक्ट्स को लेकर के हम यूजेस, साइड इफेक्ट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन, इन सब चीज़ों का पता लगाएंगे सिर्फ इफेक्ट से ही। तो पहला इफेक्ट देखिए, तो ये जो ड्रग्स है मैंने कहा था ये क्या करते हैं, दे कॉज अ मॉडरेट लॉस ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। मतलब ये मॉडरेट डायूरेटिक्स हैं, तो पोटेंट डायूरेटिक्स नहीं है, मॉडरेट डायूरेटिक्स है, पर ये कार्बनिक एनाइड्रेज इनहिबिटर से काफ़ी अच्छे हैं। तो इनका जो यूजेस होगा दोस्तों वो समझने की कोशिश करो, ये कहाँ यूज़ होंगे। तो ये भी यूज़ होंगे एडिमा में यूज़ होंगे, पर एडिमा कैसे वाला, मॉडरेट एडिमा। ये यूज़ होंगे आपके हाइपरटेंशन में, कैसा हाइपरटेंशन में, माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन में। सीवियर हाइपरटेंशन में ये काम नहीं करेंगे, ये यूज़ होंगे माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन में। एडिमा में यूज़ होंगे, दैट इज मॉडरेट एडिमा में। इनको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर एडिमा एंड हाइपरटेंशन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ है इनका। इनके एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट, थायजाइड्स के एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट को ऐड ऑन करने के लिए एक और मैकेनिज्म है यहाँ पे, थायजाइड्स दे ओपन पोटेशियम चैनल्स इन स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल। तो आपके ब्लड वेसल के स्मूथ मसल में पोटेशियम चैनल को खोल देते हैं और उसकी वजह से वैसो डायलिटेशन होता है। तो ये जो इफेक्ट है आपको हाइपरटेंशन में काम आता है, हाइपरटेंशन में काम आता है ये। अच्छा, यूजेस में ये इनके यूजेस हैं। इसके अलावा एक और यूज़ यहाँ पे लिख लो, ये एक और जगह यूज़ होते हैं और उसे हम कहते हैं नेफ्रोजेनिक डायबिटिस इंसिपिडस कहते हैं। सो नेफ्रोजेनिक डायबिटिस इंसिपिडस में भी ये यूज़ होता है। सो ये पोटेशियम चैनल को ओपन करते हैं जिसकी वजह से वैसो डायलिटेशन होता है और वो भी हाइपरटेंशन में कंट्रीब्यूट करता है। तीसरा, थायजाइड्स के बारे में क्या बताया मैंने आपको, ये भी यूरिक एसिड के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाएंगे, बिल्कुल लूप डायरेटिक्स की तरह। तो लूप डायरेटिक्स और थायजाइड्स में आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें एक जैसी हैं। तो यहाँ पे अपने को एक साइड इफेक्ट मिलेगा एंड दैट इज हाइपर यूरिसेमिया। तो यहाँ पे जो नर्सिंग इंप्लीकेशन है दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर आपको याद हो लूप डायरेटिक्स में बताया था तो रिपीट नहीं करूँगा। आपको पेशेंट को कहना है कि इफ़ यू हैव जॉइंट पेन और स्वेलिंग प्लीज टेल अस, बिकॉज हाइपर यूरिसेमिया होने की वजह से पेशेंट को क्या हो सकता है, डाउट हो सकता है कि नहीं। तो यूरिक एसिड का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। तीसरा मैंने क्या कहा था, चौथा मैंने क्या कहा था, ये कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएंगे और कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन अगर बढ़ेगा तो साइड इफेक्ट क्या होगा, हाइपर कैल्सीमिया। तो ये हाइपर कैल्सीमिया करते हैं, इस वजह से आप यहाँ पर एक चीज़ समझ सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम को बढ़ाएंगे तो इनको कहाँ यूज़ करते हैं हम, हाइपरटेंशन विद ऑस्टियोपोरोसिस, वहाँ पर ये ड्रग ऑफ चॉइस है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में, किसी पेशेंट में अगर हाइपरटेंशन ऑस्टियोपोरोसिस दोनों हो तो उस पेशेंट में ये बढ़िया ड्रग्स हैं, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस होता क्यों है,
क्यों होता है? क्योंकि बोन डिप्लीट हो जाता है, मिनरल्स डिप्लीट हो जाते हैं, और बोन में एक मिनरल लगता है, वो मिनरल कौन है? कैल्शियम। तो कैल्शियम बढ़ेगा तो बोन फॉर्मेशन बढ़ेगा, तो हाइपरटेंशन विद ऑस्टियोपोरोसिस में हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये अपना चौथा पॉइंट था। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने पाँचवें पॉइंट की तरफ। फिफ्थ पॉइंट, मैंने आपसे कहा था कि थायराइड्स जब भी आप देंगे तो ये पोटेशियम का लॉस को बढ़ाएंगे, पोटेशियम बाहर जाएगा कलेक्टिंग रक्त में, और पोटेशियम जब बाहर जाता है तो साइड इफेक्ट क्या होता है? हाइपोकैलेमिया। और हाइपोकैलेमिया का नर्सिंग इंप्लीकेशन मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, पेन इन मसल, मसल क्रैम्प, एबनॉर्मल हार्ट रिदम, ये सब होगा, राइट? तो ये आपको पेशेंट को बताना है। नंबर 6, दे विल इंक्रीज प्रोटॉन लॉस। प्रोटॉन लॉस जब होगा तो साइड इफेक्ट क्या होता है ये भी मैं बता चुका हूँ आपको दोस्तों। क्या करेंगे ये? मेटाबॉलिक अल्कालोसिस करेंगे। सो बिकॉज ऑफ प्रोटॉन लॉस दे विल कॉज मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। तो ये लूप डायरेटिक्स भी करते हैं, ये भी करते हैं। कार्बनिक एनाइड्रेस इनहिबिटर्स क्या करते हैं? मेटाबॉलिक एसिडोसिस करते हैं। सेवंथ, देखो जब भी आप थायराइड डायरेटिक देंगे तो बिल्कुल loop करते हैं। कार्बनिक एनाइड्रेस इनहिबिटर्स क्या करते हैं? मेटाबॉलिक एसिडोसिस करते हैं। सेवंथ, देखो जब भी आप थायराइड डायरेटिक देंगे तो बिल्कुल लूप डायरेटिक की तरह ये भी इंसुलिन के रिलीज को कम करेंगे, और उसकी वजह से ये क्या करेंगे? हाइपरग्लाइसेमिया। तो इसका नर्सिंग इंप्लीकेशन दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ लूप्स में, रिपीट नहीं करूंगा। जब भी हाइपरग्लाइसेमिया करेंगे तो हम क्या मॉनिटर करेंगे पेशेंट में? ब्लड ग्लूकोज लेवल, राइट? नंबर 8, बिल्कुल लूप डायरेटिक्स की तरह ये भी एचडीएल को कम करेंगे और एलडीएल को बढ़ाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? इस साइड इफेक्ट को क्या कहते हैं हम? डिसलिपिडीमिया कहते हैं। और फाइनली नंबर 9, एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है जब आप थायराइड्स को हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं, व्हेन दे आर यूज्ड इन हाइपरटेंशन। मैंने बताया था शुरुआत में ये माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन में यूज़ होता है। तो इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है और वो है इंपोर्टेंस। तो मेल्स में जब यूज़ होता है ये इंपोर्टेंस करते हैं, और इनफैक्ट आप याद रखिएगा ये सबसे कॉमन, इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंटी हाइपरटेंसिव कॉजिंग इंपोर्टेंस। सो बहुत सारे ड्रग्स यूज होते हैं हाइपरटेंशन में, हमने डिस्कस करा था सीवीएस में। थायराइड्स यूज होगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज होगा, अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, सबसे ज़्यादा कौन करता है? थायराइड्स करते हैं। अब थोड़ा सा ड्रग्स के बारे में बात कर लेते हैं भाई इस क्लास में। आखिरकार ड्रग्स कौन से हैं? तो थायराइड्स करते हैं। अब थोड़ा सा ड्रग्स के बारे में बात कर लेते हैं भाई इस क्लास में। थायराइड ये सबसे कॉमन, इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंटी हाइपरटेंसिव कॉजिंग इंपोर्टेंस। सो बहुत सारे ड्रग्स यूज होते हैं हाइपरटेंशन में, हमने डिस्कस करा था सीवीएस में। थायराइड्स यूज होगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज होगा, अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, सबसे ज़्यादा कौन करता है? थायराइड्स करते हैं। अब थोड़ा सा ड्रग्स के बारे में बात कर लेते हैं भाई इस क्लास में। आखिरकार ड्रग्स कौन से हैं? तो थायराइड्स में जो ड्रग्स हैं, हमारे पास ड्रग्स हैं जैसे कि क्लोरोथायजाइड, पॉलीथायजाइड, बेंड्रोफ्लूमेथायजाइड, इंडापामाइड, मेटोलोजेन एंड क्लोरथैलिडोन। दोस्तों स्टूडेंट्स कई बार मेरे से सवाल पूछते हैं कि सर इतने सारे ड्रग्स हम याद कैसे रखें? तो देखिए ये प्रैक्टिस के साथ याद रहते हैं, और कॉपी में आपके ये ड्रग्स लिखे हुए रहेंगे तो बार बार आप देखोगे नहीं, क्योंकि मनुष्य आलसी प्राणी है। तो आपने करना क्या है, ये जितने भी ड्रग्स जो आपको दिक्कत होता है याद रखने में, आप पेस्ट इट पेपर्स पर उनको लिख करके अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका कर रखिएगा दीवार पर, ताकि आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, पहले मैं बता दूँ ये जितने भी ड्रग्स हैं इनका रूट है ओरल, और इनको हम कोशिश करते हैं कि विथ फूड लें, खाने के साथ लें, ताकि जो जीआईटी अपसेट है वो कम हो। तो ये सारे डायबिटिक्स को हम खाने के साथ लें या जस्ट खाना खाने के बाद लें, ताकि जीआईटी अपसेट कम हो। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्लोरोथायजाइड जो है ये ओवरऑल ये सबसे शॉर्टेस्ट एक्टिंग है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन सबसे शॉर्टेस्ट एक्टिंग है, मतलब इसको शॉर्ट टर्म यूज़ में लाया जाता है। पॉलीथायजाइड और बेंड्रोफ्लूमेथायजाइड ये एक लौते केवल दो ऐसे ही थायजाइड हैं जिनका की ओरल बायो अवेलेबिलिटी जो है वो 100% है। मतलब ओरल रूट से अगर मैंने 10 मिलीग्राम लिया तो मेरे ब्लड में 10 मिलीग्राम ही मिलेगा आपको। तो ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। इंडिपामाइड और मेटोलोजन ये वो डायरेटिक्स हैं विच आर इफेक्टिव इवन इफ GFR इज लेस देन 40। तो देखो GFR 40 से अगर कम होगा तो बहुत कम डायरेटिक है जो इफेक्टिव होते हैं। अगर GFR 40 से कम है तो ये दो इफेक्टिव होंगे, प्लस इतने कम GFR में इसके अलावा लूप डायरेटिक इफेक्टिव होते हैं जो मैंने डिस्कस करा था इससे पहले। तो बहुत ही कम GFR, इतने कम GFR में या तो लूप डायरेटिक दे सकते हैं या इंडिपामाइड या मेटोलोजन, बाकी डायरेटिक इतने कम GFR में काम नहीं करते। क्लोरथैलिडोन पे बात आई है, और क्लोरथैलिडोन ये जितने भी डायरेटिक्स हैं हमारे पास, मतलब जितने भी हमारे पास थायजाइड्स हैं उनमें सबसे लॉन्गेस्ट एक्टिंग थायजाइड है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट एक्टिंग थायजाइड, एंड बिकॉज इट इज़ द लॉन्गेस्ट एक्टिंग थायजाइड मैं ये कह सकता हूँ इट इज़ द थायजाइड ऑफ चॉइस इन हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन में जो थायजाइड प्रीफर किया जाता है वो क्लोरथैलिडोन है, क्योंकि ब्लड प्रेशर आप सोचिए आपको 24 घंटे ब्लड प्रेशर को एक ही लेवल पे मेंटेन करना है, और वो पॉसिबल कब होगा? जब ड्रग शॉर्ट एक्टिंग होगा, लॉन्ग एक्टिंग। ऑब्वियसली जब 24 घंटे ड्रग काम करे उसके लिए ड्रग का क्या होना जरूरी है? लॉन्ग एक्टिंग होना जरूरी है। तो ये कुछ डायरेटिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, और ये जो पॉइंट्स मैंने बताया ये सारे के सारे प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों ये है थायजाइड्स। तो ये तीसरा क्लास हमने डिस्कस किया थायजाइड्स का। अब शुरू करते हैं चौथा क्लास डिस्कस करते हैं। तो देखिए
चौथा क्लास में जो ड्रग यहाँ पे हमने डिस्कस करना है उस क्लास का नाम है, उन्हें हम कहते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। उन्हें हम कहते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। क्यों कहते हैं थोड़ी देर में समझ में आएगा। ये काम कहाँ पे करते हैं दोस्तों, ये काम करते हैं कलेक्टिंग डक्ट में। तो पहले अपने को थोड़ा सा फिजियोलॉजी देखना पड़ेगा आपके कलेक्टिंग डक्ट का। तो थोड़ा सा फिजियोलॉजी देखते हैं आपका कलेक्टिंग डक्ट का। सपोज ये आपका कलेक्टिंग डक्ट का ल्यूमन है, ये आपके कलेक्टिंग डक्ट के एपिथेलियल सेल्स हैं, और ये ल्यूमन है, ये एपिथेलियल सेल्स हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर एक चैनल होता है जिसे हम कहते हैं इनैक, कहते हैं इसको इनैक। पर ये जो एपिथेलियल चैनल्स है इनैक, इसको बनाता कौन है वो समझाना जरूरी है आपको। देखिए यहाँ पर ये जो आपका सेल है, एपिथेलियल सेल है, सपोज ये उसका न्यूक्लियस है, ये फर्ज करिए कि न्यूक्लियस है इस एपिथेलियल सेल का। और यहाँ पे आपके साइटोप्लाज्म में एक रिसेप्टर होता है जिसे हम कहते हैं MCR, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर। और इस मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर पे काम कौन करता है, एल्डोस्टेरॉन काम करता है। और जब एल्डोस्टेरॉन जो कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर पे काम करता है, तो ये रिसेप्टर ट्रांसलोकेट करता है न्यूक्लियस में, और उसके बाद ये किसके प्रोडक्शन को बढ़ाता है, ये इनैक रिसेप्टर पे काम कौन करता है, साइटोप्लाज्म में एक रिसेप्टर होता है जिसे हम कहते हैं MCR, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर। और इस मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर पे काम कौन करता है, एल्डोस्टेरॉन काम करता है। और जब एल्डोस्टेरॉन जो कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर पे काम करता है, तो ये रिसेप्टर ट्रांसलोकेट करता है न्यूक्लियस में, और उसके बाद ये किसके प्रोडक्शन को बढ़ाता है, ये इनैक के सिंथेसिस को बढ़ाता है। सो एल्डोस्टेरॉन क्यों चाहिए, इनैक की सिंथेसिस के लिए। अच्छा, अब इनैक का सिंथेसिस हो गया। इनैक का सिंथेसिस होने के बाद ये इनैक करता क्या है, ये सोडियम को लेकर के जाता है अंदर, और उसकी वजह से वाटर भी जाता है। और यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन है वो तकरीबन 1 से 2% का एब्जॉर्प्शन है, मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा सोडियम एब्जॉर्ब नहीं होता। अब ध्यान से समझो, ये पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको कि ये जो सोडियम एब्जॉर्ब होता है उससे ये जो सेल है ये डिपोलराइज होता है, और डिपोलराइज होने की वजह से यहाँ पे 2 पंप एक्टिवेट होते हैं। एक है प्रोटॉन एटीपेस, और इसकी वजह से ये प्रोटॉन्स का सिक्रेशन करेगा। दूसरा पंप जो एक्टिवेट होता है यहाँ पे उसे हम कहते हैं रॉम्क, और रॉम्क एक्टिवेट होने की वजह से क्या करेगा, वो पोटेशियम को एक्सक्रीट करेगा, पोटेशियम बाहर जाएगा, यहाँ पे प्रोटॉन बाहर जा रहा है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि कलेक्टिंग डक्ट में सोडियम और वाटर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, प्रोटॉन और पोटेशियम का लॉस हो रहा है। अब इसको ब्लॉक करना है, कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, देखो ये बहुत सारे आपके इनैक के पंप्स हैं यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है, आप कलेक्टिंग डक्ट में डायरेक्टली इनैक को ब्लॉक कर सकते हैं। और इनैक को ब्लॉक करने वाले ड्रग्स कौन से दोस्तों, ये बता चुका हूँ मैं आपको, एमाइलोराइड और ट्राइमटेरिन। तो ये जो 2 ड्रग्स हैं एमाइलोराइड, ट्राइमटेरिन, ये इनैक को डायरेक्टली ब्लॉक करते हैं। फिर मैंने आपसे क्या कहा था कि आप इनैक के सिंथेसिस को ब्लॉक कर सकते हैं, कैसे, बाय ब्लॉकिंग द मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर। और इसको ब्लॉक कर कौन से दोस्तों, ये बता चुका हूँ मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको पहले। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि कलेक्टिंग डक्ट में सोडियम और वाटर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, प्रोटॉन और पोटेशियम का लॉस हो रहा है। अब इसको ब्लॉक करना है। कुल मिलाकर कहानी ये है कि कलेक्टिंग डक्ट में सोडियम और वाटर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, प्रोटॉन और पोटेशियम का लॉस हो रहा है। अब इसको ब्लॉक करना है, कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, देखो ये बहुत सारे आपके इनैक के पंप्स हैं यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है, आप कलेक्टिंग डक्ट में डायरेक्टली इनैक को ब्लॉक कर सकते हैं। और इनैक को ब्लॉक करने वाले ड्रग्स कौन से दोस्तों, ये बता चुका हूँ मैं आपको, एमाइलोराइड और ट्राइमटेरिन। तो ये जो 2 ड्रग्स हैं एमाइलोराइड, ट्राइमटेरिन, ये इनैक को डायरेक्टली ब्लॉक करते हैं। फिर मैंने आपसे क्या कहा था कि आप इनैक के सिंथेसिस को ब्लॉक कर सकते हैं, कैसे, बाय ब्लॉकिंग द मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर। और इसको ब्लॉक करने वाला जो ड्रग है उसका नाम है स्पाइरोनोलेक्टोन। तो आप स्पाइरोनोलेक्टोन दे करके मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनैक का सिंथेसिस ब्लॉक होगा, या फिर आप डायरेक्टली इनैक को ब्लॉक करिए। तो जब मैं ब्लॉक करूंगा तो एट द एंड ऑफ द डे होगा क्या, कि जो सोडियम और वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा था वो नहीं होगा, तो आपकी बॉडी में से लॉस होगा किसका, सोडियम और वाटर का। कितना, 1 से 2%। मतलब दीज आर वेरी पुअर डायूरेटिक। डायूरेटिक के नाम पे ये क्या है, कलंक है, बहुत कम डायूरेटिक करते हैं ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सोडियम जो एब्जॉर्ब हो रहा था उसकी वजह से प्रोटॉन एक्सक्रीट हो रहा था, प्रोटॉन एक्सक्रीट नहीं होगा, यहाँ पे पोटेशियम एक्सक्रीट नहीं होगा। मतलब आपके बॉडी में किसका रिटेंशन बढ़ जाएगा, एक तरफ प्रोटॉन का रिटेंशन बढ़ जाएगा, दूसरी तरफ यहाँ पे पोटेशियम का रिटेंशन बढ़ जाएगा। भाई अगर प्रोटॉन आपकी बॉडी में बढ़ गया तो इसकी वजह से एक कॉमन साइड इफेक्ट, इन तीनों ड्रग्स का कॉमन साइड इफेक्ट, एक कॉमन साइड इफेक्ट मैं बताऊंगा आपको क्या होगा दोस्तों, मेटाबॉलिक, क्या होगा, मेटाबॉलिक
भाई प्रोटॉन बढ़ेगा, एसिड बढ़ेगा तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, राइट। पोटाशियम बढ़ेगा तो क्या होगा, साइड इफेक्ट कौन सा होगा, भाई पोटाशियम बढ़ता है तो साइड इफेक्ट कौन सा होता है, हाइपरकैलेमिया होगा। तो मैंने आपको पहले बताया था नर्सिंग इंप्लीकेशन क्या है हाइपरकैलेमिया का, पेशेंट को आप कहेंगे कि पोटाशियम रिच फूड कम ले, जैसे कि बनाना, राइट। तो वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ नर्सिंग इंप्लीकेशन। तो ये जो तीनों ड्रग्स हैं, ये जो यहाँ पे तीनों ड्रग्स हैं, इन तीनों ड्रग्स का कॉमन साइड इफेक्ट मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे कि ये दो इनके कॉमन साइड इफेक्ट हैं। तो इनका कॉमन साइड इफेक्ट के साथ साथ इनका कुछ कॉमन यूज़ भी है। तो ये जो ड्रग्स हैं दोस्तों, ये जो ड्रग्स हैं इनका कॉमन यूज़ क्या है, देखिए अभी तक अगर आप देखें तो मैंने क्या बताया था, लूप डायरेटिक्स, कार्बनिक एनाइड्रेज इनहिबिटर्स, थायजाइड्स, ये सब पोटेशियम के साथ क्या कर रहे थे, हाइपोकैलेमिया। ये क्या कर रहे हैं, हाइपरकैलेमिया। सो इनका कॉमन यूज़ है कि इनको हम यूज़ करते हैं, वी यूज़ विथ अदर डायूरेटिक्स टू सेव पोटेशियम, बिकॉज बाकी जो भी डायरेटिक्स हैं वो पोटेशियम का लॉस कराते हैं, ये पोटेशियम को रिटेन करते हैं, तो देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। और डायरेटिक में थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ ही जाएगा। तो क्योंकि ये पोटेशियम का लॉस नहीं कराते, पोटेशियम का रिटेंशन कराते हैं, तभी इनका नाम क्या पड़ा है दोस्तों, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। अब देखिए, तो ये कॉमन सी बातें हुई इनके बारे में। अब कुछ स्पेसिफिक बातें कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं स्पाइरोनोलेक्टोन की, स्पाइरोनोलेक्टोन का यूज़ क्या है, तो ये कॉमन यूज़ है जो बताया मैंने आपको। इसके अलावा और कहाँ यूज़ हो सकता है स्पाइरोनोलेक्टोन, तो देखिए स्पाइरोनोलेक्टोन इट इज़ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रेजिस्टेंट एडिमा। तो जहाँ पे कोई भी ड्रग काम ना कर रहा हो वहाँ ये काम करेगा एडिमा में। स्पाइरोनोलेक्टोन इज ऑल्सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। सो हाइपरटेंशन जहाँ पे कोई भी ड्रग काम ना कर रहा हो, आप वहाँ पे स्पाइरोनोलेक्टोन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट यूजेस है स्पाइरोनोलेक्टोन के, जहाँ पे वो ड्रग ऑफ चॉइस है। इसके अलावा इसको और कहाँ यूज़ करते हैं हम, क्रॉनिक हार्ट फेलियर में, क्रॉनिक CHF, क्रॉनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, CHF का मतलब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बताया था मैंने आपको CVS में, और MI मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के पेशेंट में। यहाँ क्या करता है ये मोटालिटी को कम करता है, इट डिक्रीजेस मोटालिटी स्पाइरोनोलेक्टोन। अगर हम स्पेसिफिक साइड इफेक्ट की बात करें, स्पाइरोनोलेक्टोन कॉजेस गायनिकोमेसिया। तो स्पाइरोनोलेक्टोन दोस्तों क्या करता है, ये गायनिकोमेसिया करता है। और इस गायनिकोमेसिया जो साइड इफेक्ट है ये ऑब्वियसली मेल्स में दिखता है, और फीमेल्स में क्या करेगा, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ करते हैं फीमेल्स में, मेल्स में गायनिकोमेसिया करेंगे। तो ये दो साइड इफेक्ट हैं। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो गायनिकोमेसिया है। इस पे क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है कि कौन सा डायरेटिक गायनिकोमेसिया करता है। हालांकि यहाँ पे अगर हम बात करें बाकी जो बचे डायरेटिक्स में, माइलोराइड, इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दूसरे डायरेटिक की, हमारी एमाइलोराइड की, तो माइलोराइड इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लिथियम इंड्यूस्ड डायबिटीज इंसिपिडस। तो दोस्तों अगर लिथियम से डायबिटीज इंसिपिडस होता है वहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस है। माइलोराइड इज ऑल्सो ड्रग ऑफ चॉइस इन लिडल सिंड्रोम। माइलोराइड इट इज ऑल्सो ड्रग ऑफ चॉइस इन लिडल सिंड्रोम। लिडल सिंड्रोम में होता क्या है कि इनैक बढ़ जाता है, इनैक का ओवर एक्सप्रेशन होता है, बहुत सारा इनैक हो जाता है। तो वो जो इनैक है, बहुत सारा इनैक है, उसको ब्लॉक करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो माइलोराइड में ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स हैं, स्पाइरोनोलेक्टोन, एमाइलोराइड, ट्राइमथेरिन, इनके बारे में मैंने आपको बताया। इनका कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपरकैलेमिया। कॉमन यूज़ क्या है, दूसरे डायरेटिक के साथ, ताकि हाइपोकैलेमिया को हम कम कर सकें, पोटेशियम को बचा सकें। स्पाइरोनोलेक्टोन कहाँ यूज़ होता है बताया मैंने, एमाइलोराइड कहाँ यूज़ होता है बताया मैंने। स्पाइरोनोलेक्टोन का जो साइड इफेक्ट है, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेल्स में क्या करता है, गायनिकोमेसिया करता है। तो ये इतनी बातें हमने देखी इन डायरेटिक्स के साथ, जिन्हें हम कहते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्लास ऑफ डायरेटिक की तरफ देखते हैं हम। जो पांचवा क्लास है, इन्हें हम कहते हैं ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। तो अगर हम ऑस्मोटिक डायरेटिक्स की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो पुराने ड्रग्स हैं जैसे कि ग्लिसरीन, यूरिया, आइसोसोर्बाइड, तो इनको आज की डेट पे यूज़ नहीं किया जाता बिकॉज ऑफ साइड इफेक्ट। तो आज की डेट पे जैसे हम यूज़ करते हैं वो ड्रग, नया ड्रग है मैनिटो। नया मतलब इतना भी नया नहीं है, पुराना ड्रग है। बट इस क्लास में जो प्रीफर्ड ड्रग है, इस क्लास में जो प्रीफर्ड ड्रग है वो है मैनिटो। तो आज की डेट पे ऑस्मोटिक डायरेटिक्स के साथ जो सिनोनिमस है, मतलब मैनिटोल का मतलब ही ऑस्मोटिक डायरेटिक है, या ऑस्मोटिक डायरेटिक का मतलब ही मैनिटोल है। तो मैनिटोल का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसके दो पहलू हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगा अगले कुछ समय में, आपको वो समझाने की कोशिश करूंगा कि जब भी आप मैनिटोल देंगे तो मैनिटोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है। और इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के दोस्तों दो पहलू हैं। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के दो पहलू हैं। एक जो पहलू है इसका वो है सेलुलर मैकेनिज्म, दूसरा रीनल मैकेनिज्म। तो सेलुलर मैकेनिज्म मतलब एक सेल पे क्या करता है ये, रीनल मतलब किडनी में क्या करता है। तो अब समझने की कोशिश करो। सपोज ये आपका सेल है, ये आपका सेल है, और खास करके ये जो काम है सिर्फ ब्रेन के सेल्स में होता है। तो ब्रेन में एक सेल है आपका, और ब्रेन में ये एक ब्लड वेसल है। सपोज ये एक ब्लड वेसल है ब्रेन में,
और यहाँ पे हमारा ड्रग है, फर्ज करो ये जो ड्रग है मैनिटॉल है। तो मैनिटॉल कभी भी आपके ब्रेन के कैपिलरीज में से निकल के सेल्स में नहीं जा सकता, क्योंकि जो कैपिलरीज ब्रेन के हैं वो परमेबल नहीं है, राइट। मतलब ब्रेन में जाएगा पर ब्लड वेसल के अंदर ही रहेगा। पर क्योंकि ये ऑस्मोटिक है तो क्या करेगा, जितने वाटर है यहाँ पे वो वाटर को अपने तरफ खींचेगा। मतलब जितना भी पानी आपके ब्रेन के सेल्स में होगा मैनिटॉल उसको खींच करके ले आएगा। मतलब आपके जो ब्रेन में सेल्स हैं वो ड्राई हो जाएंगे। तो ये आपके ब्रेन में होता है, ये प्लस आपके आइज़ में भी होता है। तो ब्रेन में, आइज़ में पानी को खींच के बाहर निकालेंगे, मतलब जो सेल्स हैं उनको ड्राई कर देंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं इनका यूज़ कहाँ पे होगा, ब्रेन में कहाँ पे यूज़ होगा, सेरिब्रल एडिमा में। इनफैक्ट सेरिब्रल एडिमा में मैनिटॉल ड्रग ऑफ चॉइस है। और आई में कहाँ यूज़ होगा, आई में यूज़ होगा इन अक्यूट कंजेस्टिव ग्लाउकोमा। आई में यूज़ होगा इन अक्यूट कंजेस्टिव ग्लाउकोमा। और इनफैक्ट अक्यूट कंजेस्टिव ग्लाउकोमा में ये ड्रग ऑफ चॉइस है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा मैकेनिज्म से हमने 2 यूजेस निकाल लिए जिन पे आपको खासकर सवाल पूछा जाता है। अब देखो इसी मैकेनिज्म से हम इसके साइड इफेक्ट्स भी निकाल लेंगे। अब समझो यहाँ पे कर क्या रहा है, ये आपके सेल्स में से पानी को बाहर निकाल रहा है और वो पानी क्या करेगा, प्लाज्मा में जो भी चीज़ होगा उसको डाइल्यूट कर देगा। भाई कहने का मतलब ये है कि चीनी का पानी है, अब उसमें और पानी डाल दोगे अगर आप तो चीनी कम हो जाएगा उसमें। उसी प्रकार आपके ब्लड में सोडियम है, पोटाशियम है, और पानी डाल दूंगा तो सोडियम पोटाशियम कम हो जाएगा। मतलब इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, हाइपोनेट्रेमिया होगा, हाइपोकलेमिया होगा। सो ये जो हाइपोनेट्रेमिया है, हाइपोकलेमिया है, उसी की वजह से होता है। तीसरा, इट कैन ऑल्सो कॉज पल्मोनरी एडिमा। अब समझो पल्मोनरी एडिमा क्यों होता है, भाई पानी को खींच करके लाया, कहाँ लाया, ब्लड वेसल में। अब वो जो ब्लड वेसल में पानी आया वो ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देगा, वो ब्लड वापस जाएगा कहाँ, हार्ट में, हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, हार्ट प्रेशर किसको देगा, लंग्स के ऊपर, और लंग्स में क्या होगा, पल्मोनरी एडिमा। सो ये बहुत ही अजीब सी बात है कि सेरिब्रल एडिमा में तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है, पर खुद पल्मोनरी एडिमा पड़ेगा। हार्ट प्रेशर किसको लाया, कहाँ लाया, ब्लड वेसल में। अब वो जो ब्लड वेसल में पानी आया वो ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देगा, वो ब्लड वापस जाएगा कहाँ, हार्ट में, हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, हार्ट प्रेशर किसको देगा, लंग्स के ऊपर, और लंग्स में क्या होगा, पल्मोनरी एडिमा। सो ये बहुत ही अजीब सी बात है कि सेरिब्रल एडिमा में तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है पर खुद पल्मोनरी एडिमा करता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने कहा ड्रग ऑफ चॉइस कार्ड बांध लो, हमेशा सवाल आता है। साइड इफेक्ट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है पल्मोनरी एडिमा है, राइट। दूसरी तरफ चलते हैं, रीनल मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं। देखो रीनल मैकेनिज्म हालांकि मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, पर एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, दिक्कत क्या है कि नहीं। तो सपोज ये आपका रीनल टिब्यूल है और रीनल टिब्यूल में ये आपका मैनिटॉल पड़ा हुआ है, और मैंने आपको पहले कहा था कि मैनिटॉल ऑस्मोटिक है, मतलब रीनल टिब्यूल में जैसे ही होगा ये अपने साथ क्या करेगा, पानी को खींच करके बाहर लेकर के जाएगा। बाकी डायरेटिक्स मैंने क्या कहा था, वो सोडियम या क्लोराइड के साथ जाते हैं, मतलब सॉल्यूट के साथ बाहर जाते हैं। यहाँ पे जो डायूरेसिस हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूट फ्री डायूरेसिस। सॉल्यूट फ्री डायूरेसिस का मतलब क्या होता है, बिना सॉल्यूट के डायूरेसिस, बिना सोडियम बिना क्लोराइड के। तो आप खुद सोचो, दिमाग लगाओ कि बिना सॉल्यूट वाला डायूरेसिस मैं कहाँ कराना चाहूँगा, किडनी में। भाई जब सॉल्यूट के वजह से या सॉल्यूट की मदद से डायूरेसिस नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि लंबे समय तक डायूरेटिक यूज करने की वजह से उनको क्या हो गया है, रेजिस्टेंस हो गया है। मतलब हम कहाँ यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस वी यूज इट इन केस ऑफ डायूरेटिक रेजिस्टेंस। तो दोस्तों लंबे समय तक डायूरेटिक यूज करने की वजह से अब हमारे डायूरेटिक काम नहीं कर रहे, रेजिस्टेंस आ गया है, वहां पे मैं इनको यूज करूंगा। अब इसी से हम इनका साइड इफेक्ट भी समझ लेते हैं। यहां पे साइड इफेक्ट एकदम उल्टा होगा, देखो कैसे। मैनिटॉल सिर्फ किसको बाहर लेकर के जा रहा है, मैनिटॉल सिर्फ पानी को बाहर लेकर के जा रहा है, सॉल्यूट कहाँ रह गया, बॉडी के अंदर। भाई जब पानी बाहर जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, और जो सोडियम और पोटेशियम वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब ये बहुत ही विचित्र बात है कि इधर ये हाइपर नेट्रेमिया कर सकता है, हाइपर कैलेमिया कर सकता है, पानी बाहर जा रहा है तो डिहाइड्रेशन कर सकता है। तो बड़ा ही विचित्र ड्रग है। और दोस्तों ये दोनों ही उल्टे जैसे साइड इफेक्ट कर सकता है, राइट। तो किसी पेशेंट में हाइपर होगा, किसी में हाइपो होगा, ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। तो हालांकि यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपके एग्जाम में आएगा वो ये है, या फिर आपके एग्जाम में नाम पे सवाल आएगा, बताइए कौन सा ड्रग ऑस्मोटिक डायूरेटिक है, मैनिटॉल आपका आंसर होगा। तो दोस्तों आपने देखा इस डायूरेटिक के टॉपिक में हमने कार्बनिक एनाइड्रेस देखा, हमने लूप डायूरेटिक्स देखा, हमने थायजाइड्स देखा, हमने पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स देखा, और फाइनली जो लास्ट वाला क्लास देखा हमने उसे हम क्या कहते हैं, मैनिटॉल कहते हैं।